एस राजामौली की आरआरआर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि डायरेक्टर का नाम सुन के लोग थिएटर्स में फिल्म देखने जाने वाले हैं। लेकिन क्या वो डायरेक्टर वर्थ है उस हाइप का जो हाइप उसे दी जा रही है? क्या वो डायरेक्टर अंडररेटेड है या फिर वो बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक्स बैंक एम्प्लॉय यानी कि लोकेश कनगराज की। क्योंकि विक्रम के बाद उनकी उतनी कुछ खास मूवीज नहीं आई है। हालांकि विक्रम के बाद उन्होंने एक ही मूवी बनाई है, लेकिन सच में उनके कूली को लेके जो हाइप बननी चाहिए थी वो बनी है सिर्फ उसके प्रमोशनल मटेरियल की वजह से। और वो प्रमोशनल मटेरियल एक तरह से लोकेश कनगराज को बिलोंग भी नहीं करता, वो बिलोंग करता है अनिरुद्ध को। जो भी म्यूजिक आया है कूली का, जिसकी वजह से कूली की इतनी हाइप बनी है, वो सारा का सारा अनिरुद्ध को बिलोंग करता है, ना कि लोकेश कनगराज को। और जो एक चीज लोकेश कनगराज को बिलोंग करती थी यानी कि मूवी का ट्रेलर कट, उसमें तो लोकेश कनगराज ने हक दिया। तो क्या सच में कूली एक डिजास्टर होने वाली है? जितनी कूली से एक्सपेक्टेशन है वो कूली उतना डिलीवर नहीं करने वाली। और इन्होंने जो जो गलतियां की है कूली को लेके, यानी कि जो आमिर खान का कैरेक्टर था उसको ट्रेलर में भी दिखा देना, और बहुत सारी चीजें जो कि अनरियल थी लोकेश कनगराज के पर्सपेक्टिव से, और उनको ठीक किया जाना चाहिए था। मैं इस वीडियो में सारी गलतियों को प्रेस करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या लोकेश कनगराज एक ओवररेटेड डायरेक्टर है या मेरे पर्सपेक्टिव से लोकेश कनगराज एक अंडररेटेड डायरेक्टर है। हाँ, यहाँ पे ऑडियंस का पर्सपेक्टिव भी लिया जाएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है गालियां देने के लिए, लेकिन मैं आपसे विनती करूंगा कि आप पूरा वीडियो देख के ही अपना ओपिनियन बनाइए। तो ज्यादा ज्ञान की बातें ना किए, चलिए ज्ञान फेंकना शुरू करते हैं। स्टोरी टेलिंग और राइटिंग। तो पहली बात, जो मूवी का कोर होता है, जो मूवी की स्टार्टिंग ही होती है, वो उसकी स्क्रिप्ट से होती है, वो उसकी राइटिंग से होती है। और क्योंकि लोकेश कनगराज खुद अपनी मूवीज को लिखना पसंद करते हैं, जैसे कि उन्होंने मास्टर लिखी थी, लियो लिखी थी, अपनी पहली फिल्म लिखी थी जो कि मैंने देखी नहीं है, उन्होंने विक्रम लिखी थी, जिसके बाद वो अपनी स्टोरी को भी खुद लिखना पसंद करते हैं। स्टोरी और राइटिंग में फर्क इतना होता है कि स्टोरी जो होती है वो एक नरेशन बेस्ड होती है, आप एक्टर को सुनाते हो, आप अपने बाकी क्रू को सुनाते हो। लेकिन जो राइटिंग होती है वो आप एक डायरेक्टर पर्सपेक्टिव से लिखते हो कि अगर डायरेक्टर इस राइटिंग की गई इस पेपर को एक स्क्रीन पे उतारेगा तो वो कैसे उतारेगा। और लोकेश कनगराज की राइटिंग हमेशा से कॉम्प्लेक्स स्टोरी बेस्ड रही है एज वेल एज नरेशन बेस्ड। अगर आप उसकी विक्रम देखते हो तो आपको पता चलता है कि विक्रम जो है वो एक नरेशन बेस्ड स्टोरी है, लेकिन वो एक अलग अलग कैरेक्टर्स के बेस्ड नरेशन बेस्ड स्टोरी है। यानी अगर आप इस कैरेक्टर को देख रहे हो तो आप उसके हिसाब से स्टोरी के साथ चल रहे हो, अगर आप अमर के कैरेक्टर को देख रहे हो तो आप अमर के कैरेक्टर के हिसाब से स्टोरी के साथ चल रहे हो। यानी कि जो विक्रम मूवी है उसमें हर एक कैरेक्टर को एक आर्क दिया गया है, हर एक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से स्टोरी को डेवलप किया गया है। लेकिन अगर आप उसकी बाकी फिल्म्स देखते हो जैसे कि मास्टर, तो मास्टर एक एक्टर बेस्ड स्टोरी है। मास्टर जेडी के अराउंड ही चलती है पूरी, हमें दूसरों का पर्सपेक्टिव दिखाया ही नहीं जाता। पूरी मास्टर की स्टोरी बस जेडी के पर्सपेक्टिव से ही चलती है, हमें बस जेडी के साथ साथ ही दिखाया जाता है कि जेडी जो जो चीजें जान रहा है हमको भी मूवी में वो चीजें जानने को मिलती है। कि अगर जेडी को नहीं पता कि भवानी कौन है तो हमको भी नहीं पता कि भवानी कौन है। अगर जेडी को पता चल गया कि भवानी कौन है और अब जेडी के क्या एक्शन होंगे, हमको भी जेडी के साथ साथ ही वो चीजें पता चलती है, ना कि जेडी के पहले या फिर अलग कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ लियो में हम ना कि किसी दूसरे कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से स्टोरी जान रहे हैं, ना कि हम किसी दूसरे कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से स्टोरी में घुस रहे हैं, हम देख रहे हैं पार्थिमन का पर्सपेक्टिव। मूवी की स्टार्टिंग से ही पीओवी शॉट दिखा के लोकेश कनगराज ने एस्टैब्लिश कर दिया था कि ये एक नरेशन बेस्ड स्टोरी तो है, लेकिन ये लियो और पार्थिमन के कैरेक्टर के बेस्ड स्टोरी है। यानी कि जितना जितना लियो और पार्थिमन के कैरेक्टर को लेकर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, मूवी भी उसी हिसाब से पर्सपेक्ट करेंगी, मूवी भी उसी हिसाब से डेवलप करेंगी। और यही की एलिमेंट है लोकेश कनगराज की स्टोरी टेलिंग और राइटिंग का। सिनेमेटोग्राफी जो है वो इंडियन मूवीज में उतनी हटके देखने को नहीं मिलती। हर एक डायरेक्टर अपनी एक सेम सिनेमेटोग्राफी स्टाइल लेके चलता है। हालांकि 10 में से एक ही मूवी ऐसी निकलती है जिसकी सिनेमेटोग्राफी कुछ अलग होती है, जैसे कि 1990s की थालापति और वैसी बहुत सारी मूवीज। हालांकि मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने थालापति का ही नाम इसलिए लिया क्योंकि वो तमिल इंडस्ट्री की ही एक प्रेज्ड मूवी है जिसका मणिरत्नम ने इतनी अच्छी तरीके से सिनेमेटोग्राफी डिजाइन किया था, और उसी से इंस्पायर्ड होकर कई सारे डायरेक्टर्स ने फिर आगे सिनेमेटोग्राफी को जाना और उसके कोशिश करके अपने फिल्म में उसे अप्लाई किया। हालांकि लोकेश कनगराज एक फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आते, लेकिन उन्होंने इतनी सारी मूवीज देखी है कि उनको सिनेमेटोग्राफी का बहुत सा नॉलेज है। अगर मैं आपको एक लोकेश कनगराज के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो उनकी सिनेमेटोग्राफी का टेक जो है वो यूनिक होता है, कलर एंड डार्क शिफ्ट होता है। यानी कि जब अगर स्टोरी किसी लाइट टोन में चल रही होती है, फैमिली के साथ शॉट्स होते हैं, तो वो कलर्सलेस चलती है, मतलब कलर के साथ चलती है, कलर्स दिखाए जाते हैं बहुत सारी स्टोरी में। लेकिन अगर कुछ डार्क होने वाला होता है, कुछ मर्डर सीन होता है या फिर रात वाले सीन होते हैं, तो मूवी अपने आप डार्क टोन में
चली जाती है। जैसे कि अपनी कहती मूवी ले लो, कहती मूवी में जब उसके बच्चे के साथ सीन थे, अपनी बेटी के साथ सीन थे दिल्ली के, तब वो कलरफुल थे, लेकिन जो भी एक्शन सीक्वेंस थे सारे के सारे रात में हैं। कहती एक वन नाइट वाली स्टोरी है जो कि आज से पहले हमें इंडियन इंडस्ट्री में शायद ही देखने को मिली थी कि कोई मूवी एक रात में शुरू होकर उसी सुबह खत्म हो जाती है। और इसी में सिनेमेटोग्राफी एक अलग तरीके का टोन ऐड करती है, एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव ऐड करती है। अगर आप इस मूवी को देखो यानी कि विक्रम को देखो तो उसमें आपको एक रेट्रो पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप उसके सीन बाय सीन कंपेयर करोगे तो बहुत सारे सीन में ऐसी सिनेमेटोग्राफी भी देखने को मिलती है जो पूरी मूवी से हटके थी। जैसे कि ये सीन जहाँ पे वो बालकनी पे खड़ा होता है, वो एक रेट्रो फीचर तो लेके चलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक कलर शिफ्ट ये भी बताता है कि कैसे इस कैरेक्टर को अपनी स्टोरी में एक्सपोजर मिल रहा है, ये कैसे कलर्स को जान रहा है, यानी कि एक दुनिया को, नई दुनिया को जान रहा है, इसलिए इसमें कलर्स ऐड हुए हैं यहाँ पे। जिसके साथ ही साथ सिनेमेटोग्राफी को सिचुएशन के साथ ब्लेंड करना और सिनेमैटिक ट्रैकिंग शॉट्स लेना, जो कि सिनेमेटोग्राफी का ही एक पार्ट है, लोकेश कनकराज बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। डायरेक्शन, What makes Lokesh Kanagaraj so unique and so talented? Their direction. Same key features in every films like खाने और म्यूजिक का शॉट, जहाँ पे कोई एक्टर खाना खा रहा है और उसके साथ पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। उनका एक अनाउंसमेंट टीजर वाला की मूवमेंट, जहाँ पे हर मूवी आने से पहले वो एक अनाउंसमेंट टीजर डालते हैं, देन उसके बाद फिल्म के जो भी प्रमोशनल होते हैं वो डालते हैं। उसके साथ ही साथ अपना एक फन वाला म्यूजिक एंगल, एक बीजीएम होता है, उसके साथ एक पार्टी एंथम होता है, उसके साथ एक मेन कैरेक्टर का थीम होता है, और इसी के साथ लोकेश कनकराज के बहुत सारे ऐसे की फीचर्स है जो आपकी उनकी हर एक मूवी में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल वो चाकू छुरी वाला एक्शन, हर मूवी में गन का यूज तो होता ही है, लेकिन उनका फेवरेट है चाकू छुरी वाला एक्शन, जहाँ पे विलन की एंट्री होती है, जहाँ पे हीरो की एंट्री होती है, वो यूज करते हैं चाकू छुरी इंटेंस फाइट सीक्वेंस दिखाने के लिए, और फिजिक्स को भी ध्यान रखते हुए। हालांकि उनकी कुछ मूवीज में उनका फिजिक्स कहीं लूज दिखता है, लेकिन अच्छी मूवीज में जैसे कि विक्रम और दिल्ली में फिजिक्स का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हुए उन्होंने एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए थे। साथ ही साथ उनके कन्वर्सेशन सीन्स आपको कहाँ देखने को मिलता है इंडियन इंडस्ट्री में, जहाँ पे आपको स्पून फीडिंग नहीं की जा रही है और बस कन्वर्सेशन के हिसाब से दिखाया जा रहा है कि हाँ इसी वक्त ये हुआ था, उस वक्त वो होता, ये कैरेक्टर ये इंपॉर्टेंट है, उस कैरेक्टर का ये इंपॉर्टेंस है, बस कन्वर्सेशन सीन से या फिर कुछ ईस्टर एग्स से दिखाया जाता है। हाँ, और ईस्टर एग्स भी, क्योंकि लोकेश कनकराज एक तमिल मूवी फैन है, वो तमिल फैन बॉय है, वो लोकेश कनकराज है, लेकिन उससे पहले वो एक छोटे बच्चे हैं जो कि अपने आइडल्स को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके ईस्टर एग्स भी वो मूवी में बहुत सारे इंप्लीमेंट करते हैं। कॉपी कैट, तो क्या लोकेश कनकराज एक कॉपी कैट है? क्या लोकेश कनकराज कॉपी करते हैं मूवीज को? हाँ, इसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी चली थी कि जो विक्रम है वो डार्क नाइट की कॉपी है और जो लियो है वो कॉपी है हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की, लेकिन क्या ये सही है? तो नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि लियो कॉपी है तो हाँ ठीक है, लियो एक रीमेक मानी जाएंगी, लेकिन विक्रम इंस्पायर्ड है डार्क नाइट से, ना कि वो फुल्ली डार्क नाइट राइजेस की कॉपी है। बस उसके कुछ सीन्स, उसके कुछ एलिमेंट्स इंस्पायर्ड है, इसको इंस्पिरेशन बोला जाएगा। और इंस्पिरेशन कॉपी से बहुत ही अलग वर्ड होता है। इंस्पिरेशन कोई भी कहीं भी ले सकता है, किसी भी चीज की ले सकता है, किसी पेंटिंग की, किसी ड्राइंग की। हालांकि हम हॉलीवुड डायरेक्टर्स को जो इतना प्लेस करते हैं, यानी कि क्विंटिन टैरेंटिनो, जेम्स कैमरॉन, ये सारे भी इंस्पिरेशन ही लेते हैं। टाइटैनिक की स्टोरी कुछ जेम्स कैमरॉन ने खुद नहीं लिखी थी, वो भी कॉपी ही मानी जाएंगी अगर उसे एक बायोपिक कंसीडर ना किया जाए तो। और क्विंटिन टैरेंटिनो ने तो बहुत बार बोला है कि वो एक इंस्पिरेशन बेस्ड स्टोरी बनाते हैं रियल इंसिडेंट्स से, ना कि वो एक फुल्ली ओरिजिनल स्टोरी बनाती है, जैसे कि वंस अपॉन इन हॉलीवुड। सो कॉपी कैट बोलना बहुत ही गलत होगा यहाँ पे। इंस्पिरेशन हर कोई कहीं भी ले सकता है, तो वो एक इंस्पिरेशन बेस्ड स्टोरी लिखना भी पसंद करते हैं कहीं पे। सो क्या लोकेश कनगराज अभी भी आपको ओवररेटेड लग रहे हैं इतनी सारी बातें बताने के बाद भी? अगर लग रहे होंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस बंदे ने अपनी एक बैंक एम्प्लॉय से जर्नी से लेके एक बड़े डायरेक्टर तक जर्नी तक किसी का भी हाथ नहीं पकड़ा था। ये अपने स्ट्रगल की वजह से ये बंदा यहाँ पे है। और अगर आपको लगता है कि इनकी कुछ मूवीज की वजह से ये एक खराब डायरेक्टर है, जैसे कि मास्टर और लियो, तो मैं आपको बताता हूँ कि लोकेश कनगराज की उसमें कोई गलती नहीं थी। डायरेक्टर का उसमें कोई हाथ नहीं होता जिस मूवी में एक बड़ा एक्टर होता है और उसकी स्टोरी खराब कर दी जाती है। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए होगा तो मैं आपको प्राइम एग्जाम्पल देता हूँ, प्रभास इन कल्कि, थालापति विजय इन लियो एंड मास्टर, एंड सलमान इन हिज एवरी मूवी। अगर आपको जानना है कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो मूवीज होती है वो कैरेक्टर ड्रिवन नहीं, वो एक्टर ड्रिवन मूवीज होती है। अपने एक्टर को एक मास स्टाइल देने के लिए, अपने एक्टर को एक फैन सर्विस देने के लिए, फैन को एक खुश करने के लिए, इसीलिए थोड़ा बहुत कहानी से छेड़छाड़ करके एक्टर को ओवर द टॉप एक्शन सीन्स दिए जाते हैं, थोड़ा स्टोरी से हट के प्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डायरेक्टर फंस भी जाते हैं। हालांकि उनकी ओरिजिनल स्टोरी होती है, लेकिन एक्टर का इतना प्रेशर आता है उनके ऊपर कि उन्हें अपनी स्टोरी से हटके एक्टर के फैंस के लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है। क्योंकि
क्योंकि अगर उन पे कोई पैसा लग रहा है तो उनको चाहिए होगा कि पैसा वापस भी आए। जो मूवीज हम लोग पसंद करते हैं सिनेफाइल्स, वो सिनेफाइल्स मुट्ठी भरी है, लेकिन जो मास ऑडियंस है वो कल्कि का फर्स्ट हाफ ही पसंद करेंगी भाई, कल्कि का सेकंड हाफ उनको मिड ही लगेगा। तो इसी वजह से बड़े से बड़े डायरेक्टर को भी अगर बड़े से बड़े एक्टर के साथ काम करना है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसी सब स्टोरी के साथ घटियापना होती है और ऐसी सब मूवीज बनती है। अब इसकी वजह से हम डायरेक्टर को तो ओवररेटेड नहीं बोल सकते ना। तो मेरे लिए लोकेश कनकराज बेस्ट डायरेक्टर है फ्रॉम तमिल इंडस्ट्री अभी तक के, आफ्टर शंकर। और शंकर ने जो हरकतें की है ना इंडियन 2 में और उन गेम चेंजर मूवी में, तो उसके बाद तो मेरे लिए फर्स्ट रैंकिंग पर भी लोकेश कनकराज ही आते हैं। तो लेट्स होप फॉर कूली की ये बेस्ट हो, ये लोकेश कनकराज की अब तक की सबसे अच्छी मूवी हो, ये 1000 करोड़ क्रॉस करे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली एसएनएम फ्लिक्स की वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो के क्वेश्चन का सवाल के जवाब मिल चुका होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना। तब तक के लिए बाय। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।